अध्याय 1। असली जाल। अध्याय 1। असली जाल। पहली तिमाही के चंद्रमा की स्थिति से ये चेन आसानी से निर्धारित कर सकता था कि यह पहले से ही रात का उत्तरार्ध था। कहने का तात्पर्य यह है कि वह लगभग पूरे दिन इस ठंडी गीली गुफा में फंसा रहा, ठिठुरता रहा और भूखा रहा। उसने दिन में मदद के लिए पुकारा था, लेकिन अफसोस, कोई फायदा नहीं हुआ। यह खड्ड तियानफांग गांव से बहुत दूर थी। वह चाहे कितनी भी जोर से चिल्लाए, कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। जैसे जैसे अंधेरा छा रहा था, वह जानबूझकर चुप रहा। एक तो इसलिए कि उसका गला बैठ गया था, और दूसरा इसलिए कि गहरे पहाड़ों में भेड़िए और दूसरे शिकारी जानवर थे। चिल्लाना आत्महत्या से कम नहीं होता, क्योंकि इससे ये रात के शिकारी सतर्क हो जाते। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस मुसीबत में फंस गया हूं। मैंने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। ये चेन जमीन पर बैठा था, उसका सिर गुफा के द्वार की ओर देखने के लिए ऊपर झुका हुआ था। उसके 13 साल के मासूम से चेहरे पर मायूसी छा गई थी। वह पृथ्वी नामक एक नीले ग्रह से आया था, एक कार दुर्घटना के बाद इस दुनिया में पहुंचा। एक पहाड़ी गांव में एक अकेली माँ ने उसका पालन पोषण किया, और उसके पिता। स्वर्ग जानता है, पृथ्वी जानती है, लेकिन वह नहीं जानता। इस वजह से गांव में उसकी उम्र के बच्चे उसे तंग करते थे, उसे बिन बाप का बदमाश बच्चा कहते थे। कई बार तो जानबूझकर उसका रास्ता रोककर उस पर थूकते भी थे। आज इस गड्ढे में गिरना भी उन बदमाशों का बिछाया हुआ जाल था, जिनका नेतृत्व गांव के मुखिया का मोटा बेटा कर रहा था। वे सुबह सुबह उसके पास आए और बताया कि छोटा हुआ गड्ढे में गिर गया है, और उसे जबरदस्ती घसीटकर मदद के लिए ले गए। वह बिना ज्यादा सोचे समझे दौड़ा दौड़ा आया। आखिरकार छोटा हुआ हमेशा उसे उस मोटे लड़के और उसके साथियों की बदमाशी से बचाता था। वह तियानफांग गांव के गिनेचुने दयालु लोगों में से एक थी। वह संकट में फंसी ऐसी दयालु छोटी बच्ची की ओर से आंखें कैसे मूंद सकता था। हालांकि जब वह वहां पहुंचा, तो गड्ढा तो था, लेकिन छोटा हुआ कहीं नहीं था। जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, कई नन्हे हाथों ने उसे पीछे से जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह गड्ढे में गिर गया और उसे चोटें और खरोंचें आईं। इन 13-14 साल के बच्चों को कम मत आंकिए। शरारत करते वक्त ये बहुत चालाक हो सकते हैं। उन्होंने जगह का चुनाव बहुत अच्छी तरह से किया था। यह गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, 3 मीटर से ज्यादा नहीं, लेकिन नमी और फिसलन भरी काई से भरी पत्थर की दीवारों की वजह से वह लाख कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। लानत है, एक बार मैं यहाँ से निकल गया तो मैं इन बदमाशों को इसकी सजा जरूर दूंगा। यह सोचते ही वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और झुंझलाहट में आगे फेंक दिया। उसे यह नहीं पता था कि कब कोई उसकी मदद के लिए आएगा। जब दिन का उजाला हुआ, सब कुछ शांत था, और ये चेन, बर्फ से ढका हुआ, अपनी किस्मत को लगभग स्वीकार करने ही वाला था। अचानक उसने गड्ढे के द्वार से एक रस्सी लटकती देखी। ये चेन बहुत खुश था। आखिरकार कोई तो उसे बचाने आया था। उसने हार नहीं मानी थी। उसने रस्सी पकड़ी और बाहर निकला तो देखा कि गांव के मुखिया का हट्टा-कट्टा बेटा जिया तियानहाओ और कुछ दूसरे स्थानीय गुंडे थे। बाईं ओर खड़ा युवक, जो अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके खड़ा था, उसकी ओर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखने लगा और कुछ बचकानी आवाज में बोला, तो गड्ढे में फंसने पर कैसा महसूस होता है? यह जिन हुई था, उस समूह में से एक जिसने कल ये चेन को गड्ढे में धकेल दिया था, और जिया तियानहाओ का एक गुलाम था। क्या हो रहा है? ये चेन थूकते हुए बोला। उसे एहसास हुआ कि यह वही गिरोह था जिसने उसे उठाया था। हालांकि ये आश्रय प्राप्त देहाती बच्चे भले ही डरपोक हों, लेकिन वे अभी भी उसके जंगल में मर जाने से डरते थे, इसलिए कम से कम उन्होंने वापस आने और उसे बाहर निकालने के बारे में सोचा। यह देखते हुए कि मामला यही था, जिया तियानहाओ के गोलमटोल चेहरे पर निर्दयता के भाव उभर आए और उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने सही अनुमान लगाया। इस बार हमने तुम्हें जानबूझकर गड्ढे में धकेला है। इसे एक सबक समझो। मैं देखूंगा कि आगे से तुम मेरी छोटी हुआ के इतने करीब आने की हिम्मत करोगे या नहीं। पता चला कि ये सारा बवाल एक लड़की के लिए लड़ रहे बच्चों के झुंड का था। ये चेन मुस्कुराए बिना और सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि खूबसूरती मुसीबत लाती है वाली कहावत उम्र की परवाह नहीं करती।
ये चेन चुप रहा और आसपास का नजारा देखता रहा। उसने लापरवाही से जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और धीरे धीरे जिया तियानहाओ की ओर चलने लगा। क्या? तुम क्या कर रहे हो? तुम उस पत्थर के साथ क्या कर रहे हो? ये चेन के खूबसूरत चेहरे पर अशुभ भाव देखकर जिया तियानहाओ के अहंकारी भाव की जगह घबराहट ने ले ली। उसके बगल में खड़े दोनों नौकर सहज ही पीछे हट गए। ये चेन के आसपास का दमनकारी माहौल असामान्य रूप से भयावह था, जिससे कुछ आधे अधूरे बच्चे कुछ बेचैन हो गए। उसके कदम तेज होते गए और आखिरकार एक छलांग लगाकर उसने पत्थर को हाथ में ऊंचा उठाया और बेरहमी से मोटे लड़के के माथे पर पटक दिया। यदि पीड़ा का कोई रंग होता तो वह निश्चित रूप से उस क्षण खून का लाल छींटा होता। आह! जिया तियानहाओ ने एक सुअर के वध के समान चीख निकाली और अपने खून बहते माथे को पकड़ते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। अरे यार, मैंने पहले तुम बच्चों की परवाह नहीं की, लेकिन तुम तो हद से आगे बढ़ गए हो, है न? दिनरात गड्ढे में फंसे रहने और लगभग भूख से मरने के बाद ये चेन को अपना गुस्सा निकालने की जरूरत महसूस हुई। उसने ठंडे मन से उन कुछ किशोरों का जायजा लिया। एक सुनसान गांव में पले बड़े बच्चों के एक समूह ने ऐसा खूनी मंजर पहले कभी नहीं देखा था। आमतौर पर अलग थलग रहने वाले ये चेन ने अपना एक निर्दयी रूप दिखाया था, जिससे वे इतने डर गए थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। जिन हुई ने हिम्मत जुटाकर हकलाते हुए कहा, मोटे भाई, तुम ठीक तो हो? वह ठीक नहीं है। ये चेन ने उसके लिए उत्तर दिया, वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। इतना कहते ही ये चेन आगे बढ़ा और पहले से ही खून से लथपथ हट्टे-कट्टे लड़के की चपटी नाक पर एक और मुक्का मारा। उसकी नाक से बहते खून की परवाह किए बिना ये चेन ने मोटे लड़के का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए गड्ढे की ओर ले गया और उसे एक तेज लात मारकर गड्ढे में धकेल दिया। जैसे ही ये चेन जवाब देने वाला था, उसने देखा कि एक अपरिचित युवक एक खूबसूरत सफेद पोशाक में उसकी मां के पीछे खड़ा था। इसके अलावा उसने अपने घर के प्रवेश द्वार के पास सफेद वस्त्र पहने कई अन्य युवकों को देखा, जिनमें से प्रत्येक के पास तलवार थी। ये लोग स्पष्टतः महत्वपूर्ण मूल के थे। ये चेन को आश्चर्य हुआ कि उसके परिवार को इतने प्रतिष्ठित रिश्तेदार कब मिले। चलो, उसे अंकल मास्टर कहो। ये जू के पास आगे सवाल पूछने का समय नहीं था और उसने ये चेन को सफेद लबादे वाले युवक के सामने खींच लिया। हैरान ये चेन ने अनिश्चितता से पुकारा, अंकल मास्टर। सफेद लबादे वाला युवक असाधारण रूप से सुंदर था। उसका चेहरा गंभीर और कठोर था। ये चेन के मुंह से अंकल मास्टर सुनकर उसने एक अनोखी मुस्कान बिखेरी और प्रशंसा करते हुए कहा, कितना सुंदर और शिष्ट युवक है, छोटी बहन, बिल्कुल आपकी तरह। ये जू का सुंदर चेहरा, जो किसी जवान लड़की से ज्यादा नहीं लग रहा था, उसकी बात सुनकर थोड़ा लाल हो गया। चलो, अंदर चलकर बात करते हैं। चेनेर, तुम वहां क्यों खड़ी हो? ये चेन वहीं खड़ा था और उसकी खूबसूरत भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी। अध्याय 2, भाग जाना। अध्याय 2, भाग जाना। जिया तियानहाओ आखिरकार मरा नहीं था, बस बेहोश हो गया था। अपना सिर पकड़े हुए वह अपने आदमियों को ये परिवार के पास बदला लेने के मिशन पर ले जाने वाला था। लेकिन प्रवेश द्वार पर सफेद वस्त्र पहने लंबी तलवारें लिए लोगों के एक समूह को देखकर वह जल्दी से पीछे हट गया। ये चेन, जो खिड़की से कमरे को देख रहा था, थोड़ा इतराने से खुद को नहीं रोक पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें ताना मार रहा हो कि अगर हिम्मत हो तो अंदर आ जाओ। सख्ती मत करो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम चूहे की तरह छिप जाओ और फिर कभी अपना चेहरा न दिखाओ। जिया तियानहाओ ने गुस्से में गाली देते हुए जिन हुई को साथ लेकर वहां से निकल गई। तुम्हें यह चोट कैसे लगी? तुम कल रात घर क्यों नहीं आए? ये जू ने झुंझलाहट में अपने घाव पर जोर से वार किया। ये चेन ने जल्दी से समझाया, कल रात किसी कमीने ने, जो एक नाकाबिल अभिभावक था, सड़क पर जाल बिछा दिया। मैं उसे देख नहीं पाया और उसमें गिर गया। आज सुबह ही जागा हूं। हाँ, यह सही है। किसी ने अपने शिकार के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है, खासकर तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे कहा था, वे लोग असफल माता पिता हैं। ये जू को संदेह था और अब वह अपने निर्णय के प्रति अधिक आश्वस्त थी। ये चेन ने पलटकर मेज से पानी की केतली उठाई और गहरी सांस ली। अपनी माँ को सामान पैक करते देखकर उसने पूछा, माँ,
क्या आप किसी के साथ भागने वाली हैं? ये जू ने उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, हाँ, मैं जा रही हूँ। मैंने तुम पर से उम्मीद छोड़ दी है और भाग जाने की योजना बना रही हूँ। नहीं माँ, हम कभी भी बातचीत करके बात कर सकते हैं। अगर किसी ने तुम्हारे साथ भागने की हिम्मत की, तो मैं उसका बधियाकरण कर दूंगा। ये चेन ने उसकी तरफ देखा, फिर कुछ कदम पीछे हट गया। तुम मेरे मालिक के साथ भागने की गंभीरता से योजना तो नहीं बना रही हो, है ना? सु होंग ने हंसते हुए कहा, तुम बिल्कुल उसके जैसे हो। अभी भी बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हो। गांव से सारी बुरी आदतें सीख ली है ना? ये जू ने उसे फिर थप्पड़ मारा। ये चेन तुरंत पीछे हट गया। सु होंग ने कहा, हम अमर शहर जा रहे हैं, जहां आप मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। ये चेन ने इसके बारे में सोचा और आश्चर्यचकित हुआ। क्या आप अमर शहर के बारे में बात कर रहे हैं, जो अमर और राक्षसों के क्षेत्र में दानव महल शहर और स्वर्गीय शहर के साथ शीर्ष 3 गुटों में से एक है? सु होंग आश्चर्यचकित होकर बोला, ओह, तुम्हें अमर शहर के बारे में पता था? बिल्कुल। मार्शल आर्ट सीखने की इच्छा रखने वाला हर व्यक्ति इमोर्टल सिटी के बारे में जानता है। वहां जाना हर किसी का सपना होता है। 10,000 में से कोई एक ही वहां जा पाता है। आप 10,000 में से एक हैं। सचमुच? ये चेन ने खुद से बुदबुदाते हुए सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं चाहे कितना भी लड़ूं, मुझे मार नहीं डाला जा सकता। तो तुम जा रहे हो या नहीं? क्या तुम सचमुच अमर शहर जा रहे हो? ये चेन ने अपनी माँ की ओर देखा। हाँ, मैंने मन बना लिया है। अगर तुम छोटी हुआ के लिए यहाँ रहना चाहती हो, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। यह घर तुम्हारा होगा। अब से हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। ये जू ने मन बना लिया था। वह अपने बेटे को पूरी जिंदगी इस देहात में नहीं बिताने दे सकती थी। अमरनगर जाना उसके लिए एक बेहतरीन मौका था। कुछ सालों के अभ्यास से वह कुछ हुनर सीख लेगा और अपनी समस्याओं से उबर जाएगा। मैं कैसे रुक सकता हूँ? मैं जरूर आपके साथ चलूंगा, माँ। लेकिन लिटिल हुआ पहले से ही इस पर लार टपका रहा है। जिया तियानहाओ का उपनाम ड्रॉलिंग था, जो उन्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि बचपन में अक्सर उनके मुंह से लार टपकती थी। नहीं, लिटिल हुआ को लार टपकना पसंद नहीं है, ये चेन ने आत्मविश्वास से कहा। छोटी हुआ के पिता ने पहले ही उसकी शादी ड्रूलिंग से करने का वादा कर दिया है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हालांकि उसकी मां ने उसे कभी नहीं बताया कि उसके पिता कौन थे, लेकिन उसने उसे बताया था कि उसके पिता एक महान नायक थे। अगर उसे मार्शल आर्ट नहीं आती, तो वह एक महान नायक का बेटा कैसे हो सकता है? क्या यह उसके पिता का मजाक नहीं होगा? खुद ही साफ कर लो। या तो मार्शल आर्ट सीखो या फिर यहीं अपनी छोटी हुआ के साथ रहो। मार्शल आर्ट सीखो। ऐसा लगता है कि लिटिल हुआ के लिए आपकी भावनाएं उतनी गहरी नहीं है जितनी मैंने सोची थी। कोई लड़का प्यार के जाल में कैसे फंस सकता है? इससे तो वह मजाक का पात्र बन जाएगा, नाकाबिल समझा जाएगा। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, ये जू ने उसे फिर से आगाह किया। तुम अमरनगर जा सकते हो, लेकिन शहर के अपने नियम हैं। अगर कोई गलती हुई, तो तुम्हें तुरंत तियानफांग गांव वापस भेज दिया जाएगा। मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने का मौका नहीं दिया। ये चेन ने अपना सिर उठाया और पूछा, तो हम कब निकलेंगे? आज, नाश्ते के ठीक बाद। हम इतनी जल्दी में जा रहे हैं। क्या आप अपने छोटे हुआ को विदाई देने के लिए कुछ समय निकालना चाहेंगे? दूसरी ओर सु होंग पहले से ही बेकाबू होकर हंस रहा था, जिससे ये चेन की नाक बहने लगी। तुम जाकर अपने मार्शल अंकल से बातें करो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते के बाद हम निकलेंगे, ये जू ने कमरे से निकलकर बगल वाली रसोई में जाने के लिए कहा। कमरे में केवल सुहोंग और ये चेन ही बचे थे। इस बिंदु पर ये चेन ने पहले ही अपनी प्रारंभिक शर्म खो दी थी और पूछा, अमर शहर में आपकी स्थिति क्या है? आपको क्या लगता है मेरी स्थिति क्या होगी? सुहोंग ने उस पर लगाने के लिए अपनी छाती से घाव भरने वाली दवा की एक शीशी निकाली। ये चेन ने सोच कर अपनी ठुड्डी सहलाई और बाहर की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वे सभी लोग सुहोंग के अधीन थे, और कम से कम वह एक नेता तो लग रहा था। तुम्हें जरूर कोई नेता होना चाहिए। यह सुनकर सुहोंग हंसा और ये जू की तरफ देखा, जो बाहर व्यस्त थी। उसे पता था कि ये जू ने ये चेन को उसके पिता के बारे में क्यों नहीं बताया था,
और यहाँ तक कि जिद भी की थी कि वो एक महान नायक है। यहाँ तक कि उसने उसे अपना उपनाम भी रखने को कहा था। अध्याय 3। क्रिस्टल बीस्ट। जब वे अमर नगर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। ग्रैंड व्यू गार्डन में प्रवेश करने वाली दादी लियू की तरह ये चेन भी अपने आसपास के दृश्यों को देखकर अचंभित था। वह सब कुछ देखना और छूना चाहता था। उसकी जिज्ञासा अतृप्त थी। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, ये जू को अपने भाई की व्यस्तता का अंदाजा हो गया और उसने कहा, चेन, क्या तुम्हें भूख लगी है? बाद में इधर उधर देखने का समय मिल जाएगा, इसलिए लोग तुम्हें एक देहाती आदमी नहीं समझेंगे। यह सुनकर सुहोंग ने हंसते हुए कहा, कल मैं जीर से तुम्हें यह सब दिखाऊंगा। ये चेन जल्दी से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। उसे तब तक एहसास नहीं हुआ कि वह कितना भूखा है जब तक कि इसका उल्लेख नहीं किया गया। वास्तव में यह कोई साधारण स्थान नहीं था। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दुनिया की राजधानी थी। अचानक सुहोंग ने अपनी गति धीमी की और आगे एक आंगन की ओर इशारा करते हुए कहा, यह रहा नाशपाती के फूलों का बगीचा। तुम अभी यहीं रहोगी। मैं देखता हूँ कि क्या कुछ बेहतर है। ये चेन सबसे पहले अंदर भागा। वहां एक मंडप था। उसके दोनों ओर 2 नाशपाती के पेड़ थे और सजावट के लिए गमले बिखरे हुए थे। इस समय पूरे प्रांगण में लालटेनें जलाई जा रही थी। उनकी गर्माहट इस बात का संकेत थी कि सब कुछ नया व्यवस्थित किया गया था। ये चेन हक्का बक्का रह गया। उसने जिया तियानहाओं के घर पर एक नजर डाली थी और वह भी इससे बेहतर नहीं था। जब संप्रदाय के नेता ने प्रवेश किया तो 2 सेविकाओं ने उनका स्वागत किया। सुहोंग ने जल्दी से उनका परिचय कराया। ये जिंगसी और जिंगक्यू हैं। फिर उसने उनका परिचय येजू और ये चेन से कराया। वे दोनों लगभग 16 या 17 साल के थे। जिंगसी ज्यादा लंबी थी और जिंगक्यू ज्यादा मोटी। दोनों ने येजू का अभिवादन किया। 2 दिन पहले सुहोंग ने अपने निर्देशों के साथ एक कबूतर भेजा था। अब 2 और नौकरानियां थीं, जिन्हें येजू और ये चेन की आज्ञाएं मानने के लिए कहा गया था। 5 साल बाद क्यों? ये चेन ने उलझन में पूछा। बिना क्यों के दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है, येजू ने जवाब दिया। मैं दुनिया का सबसे अजीब इंसान हूँ। मेरे पिता कौन है, यह जानना भी बहुत मुश्किल है। ये चेन ने विरोध किया। क्योंकि तुम अभी इसके लायक नहीं हो। तुम्हारे पिता एक महान नायक थे। तुम्हें तो मार्शल आर्ट भी नहीं आती। तुम उनके बेटे कैसे हो सकते हो? याद रखना, 5 साल मन लगाकर पढ़ाई करना। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा। गांव से? ये चेन ने घूर कर कहा, क्या आप ग्रामीणों का अपमान कर रहे हैं? नहीं, हम भी एक गांव से आते हैं। जिंगक्यू ने फिर पूछा, वैसे क्या संप्रदाय का नेता आपका बड़ा गुरु है? हाँ, मुझे भी अभी पता चला। जिंगक्यू ने फिर पूछा, क्या तुम लोग यहाँ मौजमस्ती करने आए हो या? ये चेन ने एक संतरा पकड़ा, उसे सूंघा और कहा, मैं यहाँ मार्शल आर्ट सीखने आया हूँ। और तुम्हारे पिता? मेरे पिता? मुझे नहीं पता। तुम यह कैसे नहीं जानते कि तुम्हारे पिता कौन है? ये चेन चिल्लाया, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मेरे पिता एक महान नायक है। क्या यह गलत है अगर मैं दूसरों को यूं ही न बताऊं? उसका नाम? ये चेन ने अपना सिर हिलाया। जिंगक्यू यह सुनकर कुछ हैरान हुई और बोली, तुम उसके बेटे हो, फिर भी तुम यह भी नहीं जानते कि तुम्हारे पिता कौन है? उसने धीरे से बुदबुदाया, क्या वह किसी और के साथ भाग गया होगा? ये चेन ने यह बात सुन ली और विरोध करते हुए कहा, यह तुम्हारे पिता हैं जो किसी के साथ भाग गए हैं। लड़की ने हाथ हिलाया, नाक सिकोड़ी और संकेत दिया कि उसने कुछ गलत कहा है। ये चेन ने छिलके वाले संतरे का एक टुकड़ा खाया और संतरे की तेज खुशबू हवा में फैल गई। आपको उसका नाम भी नहीं पता, यह तो चमत्कारी बात है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ नहीं। जिंगक्यू अभी जिंगसी के साथ चर्चा कर रहा था। ऐसा कैसे है कि इस बच्चे और उसकी माँ का उपनाम एक ही है? क्या यह वास्तव में एक संयोग है? वैसे तुम नौकरानियां हो ना? क्या तुम मार्शल आर्ट जानती हो? जानवरों पर नियंत्रण? यह सुनकर जिंगसी हंस पड़ी। जाहिर है, स्वाभाविक रूप से हम कुछ मार्शल आर्ट और जानवरों पर नियंत्रण भी सीखते हैं। यह आत्मरक्षा के लिए है। यह सुनकर ये चेन उत्सुक हो गया और हंसते हुए बोला, यह बहुत मुश्किल नहीं होगा, है ना?
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आसान सीखना चाहते हैं या मुश्किल। उदाहरण के लिए, अगर आप साधारण जानवरों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप पंखों वाले ड्रैगन या किलिन जैसे विशाल जानवरों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए अपार शक्ति की आवश्यकता होगी। कुछ लोग तो 1 दशक से भी ज्यादा समय तक बिना कुछ सीखे बस यूं ही जिंदगी गुजारते रहे। क्या वह सचमुच 5 साल में अमर नगर का शिष्य बन सकता था, जिसकी सफलता दर सिर्फ 1% है? पंत प्रमुख बनने के सपने अचानक ही किनारे हो गए। यह सुनकर जिंग सी हंस पड़ी। जिंग, क्योंकि बकवास मत सुनो। ये बहुत ही व्यक्तिगत मामले हैं, जरूरी नहीं कि ये सब पर लागू हों। मैं उन व्यक्तिगत मामलों में से एक नहीं हूं, है ना? कहना मुश्किल है, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ जो भी मार्शल आर्ट सीख सकते हैं वे सब कड़ी मेहनत से ही सीखे जाते हैं। फेंग नियानमेई को अमर नगर में शामिल होने से पहले सुहोंग के साथ क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। सुहोंग अमर नगर का संप्रदाय प्रमुख बनने में काफी हद तक फेंग नियानमेई की ही बदौलत कामयाब हुआ। उसने पूर्व संप्रदाय प्रमुख की शक्ति का इस्तेमाल करके सुहोंग को संप्रदाय प्रमुखता के लिए क्याओ फैनफेंग के खिलाफ प्रतियोगिता में जीत दिलाई। क्या तुम कुछ नहीं कह सकते थे कि तुम किसी दूर दराज के देहात में चले गए हो? मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, कि किसी लोमड़ी ने तुम्हें भटका दिया है। आप किसी देहाती व्यक्ति जैसे दिखते हैं। खैर, मैं तो देहात से हूँ। जैसी कि उम्मीद थी, कुछ ही देर में सुहोंग, फेंग नियानमेई और अपने बेटे सु झांजे के साथ वहां पहुंच गए। ये जू ने तुरंत उनका स्वागत किया। थोड़ी सी बातचीत के बाद फेंग नियानमेई ने ये जू को गौर से देखा। वो ज्यादा देहाती नहीं लग रही थी, शायद पढ़ी लिखी थी। हालांकि अब वो अपनी जवानी में नहीं रही, पर जवानी में जरूर खूबसूरत रही होगी। ये जू की फेंग नियानमेई से पहली मुलाकात थी, लेकिन उसने उसके बारे में सुना था। दरअसल फेंग नियानमेई अपनी प्रतिष्ठा की तरह ही दबंग थी। सु झांजे ने हंसते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ आप यहाँ अमर शहर में रहने और मार्शल आर्ट सीखने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर ये चेन ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं वापस ग्रामीण इलाकों में नहीं जा सकता। क्या आप वापस ग्रामीण इलाके में जाना चाहते हैं? नहीं, मेरी माँ ने मुझे बस इतना ही कहा था कि अमर शहर के सख्त नियम हैं और उन्हें डर है कि मैं उन्हें तोड़कर शहर से निकाल दूंगी। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वे गलतियां नहीं करेंगे। जब ऐसा होगा तो मैं बस देहात लौट जाऊंगा। अगर मैं एक क्रिस्टल बीस्ट भी वापस ला पाऊं तो उसे सांत्वना पुरस्कार माना जाएगा। ये चेन ने उसकी उंगली का पीछा किया और देखा, वे ग्रामीण इलाकों की चिमनियों की तरह लग रहे हैं। ये आम तौर पर बेकार लग सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये राक्षसों से लड़ने के लिए ऊर्जा छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई राक्षस अमर नगर पर हमला करता है तो ये मीनारें राक्षसों से लड़ने के लिए ऊर्जा छोड़ेंगी। यही हमारी बागुआ रक्षा प्रणाली है। जानजे ये चेन को आगे ले गया और उसे लगातार आसपास के वातावरण से परिचित कराता रहा। ये चेन अपने सिर में छवियों को भरे हुए सुन रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कितनी देर तक चले, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे अंत तक पहुंच गए हैं। उनके सामने एक विशाल अष्टकोणीय संरचना दिखाई दी, जो किसी दैत्य की तरह खड़ी थी। ये चेन ने गिनती की, उसमें 18 मंजिलें थीं, जो ताबीजों और बागवा के दर्पणों से ढकी थी, और 8 बूढ़े उसकी रखवाली कर रहे थे। छत की टाइलें गहरे धूसर रंग की थी। समय का बीतना साफ दिखाई दे रहा था। यह एक भयावह एहसास था, मानो मीनार के ऊपर ऊर्जा इकट्ठा हो रही हो, लगातार चक्कर लगा रही हो, समुद्र की सतह जैसा एक विशाल भंवर बना रही हो। ये चेन रुक गया और स्तब्ध होकर मीनार को देखने लगा। वह स्तब्ध रह गया। यह नर्क का टॉवर है। हमारे अमर शहर ने जितने भी राक्षस पकड़े हैं उन्हें इसके अंदर रखा है, और यह उन्हें हजारों सालों से जमा करके रखा है। सु झांजे की आवाज में गंभीरता थी। मौका तो मिलेगा ही। सु झांजे ने सूरज की तरफ देखा। दोपहर होने वाली थी। उसने जल्दी से कहा, चलो जल्दी चलते हैं, मेरे पीछे 2 भाई इंतजार कर रहे हैं। जब समय होगा तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है? हाँ, मैं तुम्हें अपने 2 अच्छे भाइयों से मिलवाता हूँ। जानजे ये चेन को पीच ग्रोव रॉकरी की ओर ले गया। तीसरा महीना था। आड़ू के फूल अभी अभी खिले थे और पंखुड़ियों ने जमीन को कालीन की तरह ढक दिया था।
जल्द ही उन्हें आगे से दो लड़कों की आवाजें आती सुनाई दी।